हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग इस सेशन में देखेंगे एंटी कोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग थोड़ा डिटेल में। तो पिछले सेशंस में हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं। एट्रोपिन उसका मेन एंटीडोट होता है, ये हम देख चुके हैं। इसको डिटेल में देखेंगे। एंटी कोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग जनरली होती किन चीज़ों से है? कॉमन इंसेक्टिसाइड्स, इरिवर्सिबल जो एंटी कोलिनेस्टेरेजेस होते हैं कॉमन इंसेक्टिसाइड्स में मिलते हैं। जनरली ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं या फिर कार्बामेट्स होते हैं। ये एक्सीडेंटल हो सकती है, सुसाइडल हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हो सकती है, होमिसाइडल हो सकती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग काफ़ी कॉमन है इसमें भी, एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग में। चलिए अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। इंक्रीज सिक्रीशंस होंगे, लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, इंक्रीज ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस भी होंगे। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, पहले भी हम लोग देखा कि मिक्चुरेशन को प्रमोट करता है, पेरिस्टालिसिस को प्रमोट करता है। तो जब उस तरह के सब्सटेंसेस से पॉइजनिंग होगी तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एंड डेफिकेशन हो जाएगा। रिड्यूस बीपी, ब्रैडीकार्डिया, बीपी एंड हार्ट रेट में बी इंक्रीज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, देख चुके हम लोग। साथ में कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, वैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है। मायोसिस कराते हैं कोलिनर्जिक एक्शन के थ्रू। ब्लरिंग ऑफ विजन और ब्रोंकोस्पाज्म, इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, फैसिकुलेशन, कन्वर्शंस एक्सेट्रा। जो डेथ होती है यूजुअली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के थ्रू होती है। ये पैरालिसिस ये बहुत ही सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों ही होती है। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में हम कंपाइल करेंगे। पहला पार्ट है टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर। जो भी लिया है, जिस भी तरीके से लिया है, एक्सपोज हुए हैं, चाहे स्किन के ऊपर हुए हैं, चाहे इंजेस्ट किए हों, जिस भी तरीके से है उसको टर्मिनेट करेंगे। दूसरा, अब ताकि वो जो भी एब्जॉर्प्शन रुक जाए। दूसरा, सपोर्टिव मीजर्स, बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलते रहने के लिए सपोर्टिव मीजर्स। और तीसरा है स्पेसिफिक एंटीडोट्स। तो टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर, फ्रेश एयर देंगे, वॉशिंग द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक लवाज, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस रूट से लिया गया है। अगर ओरली लिया गया है तो गैस्ट्रिक लवाज, स्किन के थ्रू हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है तो वॉशिंग द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। सपोर्टिव मीजर्स में पेटेंट एयरवे, बीपी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारा कुछ मेंटेन करेंगे हम। स्पेसिफिक एंटीडोट्स, तो जो कार्बामेट हो या ऑर्गेनोफॉस्फेट, द स्पेसिफिक एंटीडोट इज एट्रोपिन। याद रखेंगे एट्रोपिन एंटी मस्करेनिक एक्शंस प्रोड्यूस करेगा, तो वेरी इफेक्टिव इन काउंटर एक्टिंग मस्करेनिक एक्शन। निकोटिनिक एक्शन पिन का एक्शन नहीं होगा, ठीक है। नॉट इफेक्टिव इन काउंटरिंग पेरिफेरल मस्कुलर पैरालिसिस, क्योंकि वो एक निकोटिनिक एक्शन होता है। हायर डोजेज आर रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल एक्शन। सेंट्रल एक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए हायर डोज हम एट्रोपिन देते हैं। डोज होगा 2 मिलीग्राम IV रिपीटेड एवरी 10 मिनट्स टिल ड्राइनेस ऑफ माउथ या दूसरे साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन आ जाए। जब हम लोग एट्रोपिन देखेंगे डिटेल में तो हम लोग साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन भी देखेंगे। उसके बाद लेटर मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट एंड कंडीशन। एंटीडोट ऑफ चॉइस इन बोथ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है कोलिनिस्टेरेज रिएक्टिवेटर्स। अब ये जो कोलिनिस्टेरेज जो बाउंड हो गया है एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट से, इनको रीएक्टिवेट कराने के लिए क्या कोई ड्रग यूज़ कर सकते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के केस में देयर आर कोलिनिस्टेरेज रिएक्टिवेटर्स विच आर यूज, जिनको हम ऑक्साइम्स कहते हैं। प्रेलिडॉक्साइम यूज होती है। क्यों ऑर्गेनोफॉस्फेट में ही, क्यों कार्बामेट में क्यों नहीं, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। ऑक्साइम्स को सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कार्बामेट पॉइजनिंग में। उससे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि कैसे एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एसिटिलकोलिन को डिग्रेड कर देता है, एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, फिर हम उसके बाद पॉइजनिंग पे आएंगे। तो नॉर्मली आप समझिए ये पूरा एसिटिलकोलिन है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन आयन है, ठीक। ये एसिटिलकोलिन ईस्टरेज है जिसमें 2 मेन साइट्स हैं, एक ये एनायनिक साइट है, ये ईस्टरेटिक साइट है। जो भी एंजाइमेटिक एक्शन होगा ईस्टरेटिक साइट पे होगा। एनायनिक साइट बाइंड करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है। अब एसिटिलकोलिन जो है वो आया N+ आयन की वजह से ये एनायनिक साइट पे बाइंड कर गया, ठीक।
पहले स्टेप में इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग होगी, ठीक, N+ की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग होगी, चार्ज इंड्यूस बाइंडिंग होगी, चार्ज का अफेक्शन होगा, एनायनिक साइड पे बाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब ये बाइंड कर चुका है, अब एसिटिलकोलिन जो है अब स्टेरेटिक साइड के करीब रहेगा बाइंड किए हुए ही। स्टेरेटिक साइड में दो सीरीन और हिस्टिडीन के सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही एसिटिलकोलिन बाइंड किया एनायनिक साइड पे, हिस्टिडीन क्या करेगा, सीरीन को एसिटाइलेट कर देगा, हिस्टिडीन सीरीन को एसिटाइलेट करेगा। एसिटाइलेटेड सीरीन जो कि एक्टिवेट हो गया, एसिटाइलेशन से वो एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा, एसिटिलकोलिन पे एक्ट करना शुरू करेगा और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी, एडिशन ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिटिक एसिड और कोलिन बन जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा, एसिटिलकोलिन ब्रेक हो गया। ये पूरी प्रोसेस बहुत रैपिड होती है, वेरी रैपिड, इट वर्क्स इन मिली सेकेंड्स, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आप देख सक रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेरेटिक साइट जो है उसको एंजाइम की मेन एक्टिव साइट है और एनायनिक साइट बाइंडिंग साइट है, ठीक। अब ये याद रखेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं, वो स्टेरेटिक साइट को ब्लॉक करते हैं, एनायनिक साइट को नहीं ब्लॉक करते हैं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट जो बाइंड करते हैं सिमिलर वे में करते हैं एसिटिलकोलिन एस्टरेज से, जैसे एसिटिलकोलिन बाइंड करता है। स्पेसिफिकली दे और फॉस्फोराइलेट एंड कार्बोमाइलेट द एंजाइम, ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोराइलेट करेंगे और वो कार्बामेट्स कार्बोमाइलेट करेंगे, ठीक। तो अब आप नॉर्मल, जब एसिटिलकोलिन बाइंड कर रहा था, कोई पॉइजन नहीं था, तो एसिटाइलेटेड एंजाइम बन रहा था, ठीक। वो जो एसिटाइलेटेड एंजाइम है वाटर से बहुत तेजी से बाइंड करेगा, हाइड्रोलिसिस बहुत तेजी से होगी, मिली सेकेंड्स में होगी। लेकिन यहीं अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड कर गया है एंजाइम से, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है स्टेरेटिक साइड पे। तो हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है, अब उसका रिएक्टिवेशन बहुत बहुत स्लो हो जाएगा, इन डेज हो जाएगा, वो कई दिन लगाएगा हाफ रिएक्टिवेट में। और कई बार ऐसा होता है कि वो एज कर जाता है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो एज कर जाता है, मेकिंग इट ऑल रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। अब जब एज कर गया तो वो अब हाइड्रोलिसिस कुछ भी कर लीजिए नहीं होगी उसकी। ये रीजनरेशन टाइम इतना अधिक होता है, ये रीएक्टिवेशन टाइम इतना अधिक होता है कि कई बार वो रीजनरेशन टाइम ऑफ न्यू एंजाइम से भी अधिक होता है, ठीक। मतलब कि जितने देर में नया एंजाइम बनेगा उतने देर, उससे कहीं ज़्यादा देर में ये रीएक्टिवेट होगा पुराना वाला। तो नया एंजाइम पहले बन जाएगा, पुराना वाला जो बाइंड किया हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट से वो अभी रीएक्टिवेट हुआ ही नहीं, ठीक। कार्बामाइलेटेड एंजाइम, जो कार्बामाइलेटेड एंजाइम है, कार्बामेट से बाइंड किया है, उनकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टिवेशन करीब आधे से 6 घंटे तक होती है, 1/2 to 6 hours होती है, लेस देन देयर रीजनरेशन टाइम। अब इनकी रिएक्टिवेशन टाइम भी अधिक है, लेकिन ये लेस देन देयर रीजनरेशन टाइम है, लेस देन देयर रीजनरेशन टाइम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से, फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, या तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं अगर वो एज हो गए हैं वाटर के साथ। बट अगर उनमें अधिक रिएक्टिव OH ग्रुप्स ऐड कर दिए जाएं, अगर उनमें अधिक रिएक्टिव OH ग्रुप्स ऐड कर दिए जाएं, तो ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक। अगर उनमें बहुत अधिक रिएक्टिव OH ग्रुप्स ऐड कर दिए जाएं तो ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं। ऑक्साइन्स इसी तरीके से काम करते हैं, ये रिएक्टिव OH ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं, ठीक। अब ऑक्साइन ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्यों काम करते हैं, कार्बामेट्स में क्यों नहीं काम करते हैं? 2 रीजन से। पहला रीजन कि जो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि एनायनिक साइट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में फ्री होती है, जो कि कार्बामेट पॉइजनिंग में फ्री नहीं होती है। तो ऑक्साइन्स जो हैं अपने पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन के थ्रू
जैसे एसिटिल कोलिन बाइंड कर रहा था पॉजिटिवली चार्ज क्वाटर्नरी नाइट्रोजन इनके पास भी होता है, इससे ये एनायनिक साइड पे बाइंड कर जाते हैं। अब जब ये एनायनिक साइड पे बाइंड कर देंगे तो इनका जो ऑक्साइम पार्ट होगा वो फॉस्फोरस जो स्टेरेटिक साइट पे लगा हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फोरस स्टेरेटिक साइट पे है, फॉस्फोरस एटम वो बाइंड किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है उसको। तो जो ऑक्साइम्स का ऑक्साइम पार्ट है उस फॉस्फोरस एटम से रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, ऑक्साइम फॉस्फोनेट बनाएगा। ये ऑक्साइम फॉस्फोनेट डिफ्यूज अवे हो जाएगा। ठीक, जब ये डिफ्यूज अवे हो जाएगा तो एंजाइम्स अपने आप रीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, तो ये समझेंगे कि प्रेलिडॉक्साइम कैसे काम करते हैं। इसको शॉर्ट में देख लीजिए। मान लीजिए आपने प्रेलिडॉक्साइम दिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई, क्या किए जाके एनायनिक साइड पे जाके बाइंड किया, किसके थ्रू, N+ के थ्रू, क्वाटर्नरी N+। ये एंजाइम जो था ये फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम है, इसमें पहले से ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्साइम एंड ऑफ प्रेलिडॉक्साइम क्या करेगा, फॉस्फोरस एटम से बाइंड करेगा जो स्टेरेटिक साइट पे था। ठीक, अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऑक्साइम फॉस्फोनेट डिफ्यूज हो गया और एंजाइम फ्री एंजाइम हो गया। कार्बामेट में क्यों नहीं यूज कर सकते, पहली बात एनायनिक साइट फ्री नहीं होती है। दूसरी बात, ऑक्साइम्स में खुद भी वीक एंटीकोलिनिस्टरेज एक्टिविटी होती है। ऑक्साइम्स में खुद भी वीक एंटीकोलिनिस्टरेज एक्टिविटी होती है, इसलिए हम कार्बामेट्स में नहीं यूज करते। क्यों, क्योंकि फायदा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एनायनिक साइट फ्री ही नहीं है और एंटीकोलिनिस्टरेज एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्साइम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, तो प्रेलिडॉक्साइम की यूजुअल डोज क्या होगी, इंजेक्ट करते हैं, दो तरीके के रेजिमेंट्स यूज़ करते हैं जनरली। आईवी में इंजेक्ट करते हैं, आईवी इन अ डोज ऑफ 1 to 2 ग्राम स्लोली। चिल्ड्रन में 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से डोज डिसाइड करते हैं। दूसरा रेजिमेंट है कि पहले 30 मिलीग्राम पर केजी आईवी लोडिंग डोज दे दिया जाए, फिर उसके बाद 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर आवर कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूज़न दिया जाए। याद रखेंगे प्रेलिडॉक्साइम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है तो कोई CNS इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक, याद रखिएगा कि ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज एजिंग ऑफ फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम अगर एक बार हो गई तो आप कुछ भी कर लीजिए, फिर वो एंजाइम रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो एजिंग से पहले ही हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देना। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप इसकी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।